हाय गाइस, मैं जाफर शरीफ और आप सबका JS ग्रेट स्टडी विद ट्रिक में हार्दिक स्वागत है। हमारी ये वीडियो सामान्य ज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिनसे कि अक्सर कंपटीशन की एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आने वाली जो सभी कंपटीशन की एग्जाम है उनमें यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। हमने ऐसे ही प्रश्नों को इस वीडियो क्लास के अंदर लिया है जिनकी की पेपर में छपने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, वो भी हम बहुत ही शानदार और मज़ेदार ट्रिक के साथ में ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिक भी ऐसी होगी जो कि आपकी जो दैनिक जीवन की परिस्थितियां हैं उनसे जुड़ी हुई होगी, जिससे कि आपको इन प्रश्नों को याद रखने में सहायता मिलेगी और आप इन प्रश्नों को कभी भी भूलने वाले नहीं हो। तो गाइज, जो स्टूडेंट होते हैं वो दो प्रकार से अपनी स्टडी को पूरी करते हैं। एक परंपरागत तरीके से जिसे कि हम रटंत विद्या भी कह सकते हैं, और दूसरी स्मार्ट तरीके से जिसे हम ट्रिक पद्धति भी कह सकते हैं। तो गाइज, जो परंपरागत तरीके से स्टडी करने वाले विद्यार्थी हैं वो किसी भी टॉपिक को ले लेते हैं और उसको याद करने लग जाते हैं और उसे रट कर वो याद कर लेते हैं। लेकिन जब वो कंपटीशन के एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने जो भी याद किया हुआ होता है वो उसको भूल जाते हैं और कंपटीशन के एग्जाम में उनके जो सवाल है उन्हें हल करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो स्मार्ट तरीके से या आधुनिक तरीके से स्टडी करने वाले हैं, जो ट्रिकों की मदद से स्टडी करते हैं, वो लोग जब कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं तो ट्रिक की सहायता से वो बड़ी ही आसानी से सवालों को हल कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिक में ऐसे शब्द होते हैं जिनसे बहुत ही आसानी के साथ में प्रश्न को याद रखा जा सकता है। तो गाइस, आज के हमारे जो प्रश्न है उन पर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है जो कि मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि जो वायुमंडल में कितने प्रकार की परतें होती हैं। तो गाइस, ये हमारा आज का पहला सवाल है कि वायुमंडल में जो परतें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। अब हम इनकी ट्रिक देख लेते हैं। जो ट्रिक इस प्रकार है कि शोभा सबको मौसमी देकर आई बाहर। जो शोभा है वो सबको क्या देकर आई? मौसमी। ये हमारी ट्रिक है जिसकी मदद से हम याद रखेंगे कि जो वायुमंडल की परतें हैं वो कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। तो आइए गाइस देखते हैं कि जो वायुमंडल की परतें हैं वो कौन कौन सी होती हैं। वो होती हैं शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल। ये 5 प्रकार की परतें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। और जो हमारी ट्रिक थी वो देखते हैं अब किस प्रकार से काम करती है। ये हम समझ लेते हैं कि शोभा से हमारा हो जाएगा शोभ मंडल और सबको से हो जाएगा हमारा समताप मंडल और मौसमी। गाइस, आप सब जानते हैं कि मौसमी में ऊपर छिलका होता है और जो खाने वाला भाग होता है वो मध्य होता है। तो इससे हम याद रख सकते हैं इसे जोड़कर भी कि मध्य मंडल जो शोभा थी वो सबको मौसमी। तो देकर से कुछ भी नहीं है, आई से हमारा हो जाएगा आयन मंडल और बाहर से हो जाएगा हमारा बाह्य मंडल। तो इस तरीके से हम ट्रिक की मदद से बड़ी ही आसानी से इस प्रश्न को स्थायी रूप से याद रख सकते हैं कि जो शोभा है वो सबको मौसमी देकर बाहर आई। अब हमारा जो दूसरे नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है कि गोडवाड़ी बोली का संबंध राजस्थान के किन जिलों से है। तो जो गाइस, जो गोडवाड़ी बोली है उसका संबंध राजस्थान के किन जिलों से है ये हमें बताना है। और इसकी जो हमारी ट्रिक है वो इस प्रकार है कि जप्पी, जिसकी मदद से हम जो गोडवाड़ी बोली है जो राजस्थान में किन जिलों में बोली जाती है उनके नाम बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। तो गाइस, जो जप्पी में जो ज है उससे हमारा हो जाएगा जालोर और पी है उससे हमारा हो जाएगा पाली। गाइस, आप इस ट्रिक को इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जो मुन्ना भाई MBBS मूवी है उसमें संजय दत्त सबको जप्पी देकर खुश कर देते हैं। इस तरह जोड़कर भी आप इस ट्रिक को हमेशा के लिए स्थायी रूप से याद रख सकते हैं।
जिससे कि आपको याद रखने में आसानी होगी। और जो इसका महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो तथ्य है, वह यह है कि जो बीसलदेव रासो है वो इस बोली की मुख्य रचना है। जो गोडवाली बोली है उसकी जो मुख्य रचना है वो है बीसलदेव रासो। आज का हमारा जो तीसरा नंबर का जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि हिंदू धर्म को पुनः संगठित करने के लिए देश के चारों कोनों में कौन से गुरु ने कितने मठों की स्थापना की थी। तो गाइस जो हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है कि जो हिंदू धर्म है उसको पुनर्संगठित करने के लिए, यानी कि दोबारा से संगठित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए जो कौन से गुरु थे जिन्होंने हमारे देश भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। तो इसकी हमारी जो बहुत ही शानदार और मजेदार सी ट्रिक है वो यह है कि 4 मुट्ठी शक्कर। इसकी मदद से हम इस प्रश्न को याद रखेंगे कि जो हिंदू धर्म है उसको संगठित करने के लिए कौन से गुरु ने और कितने मठों की स्थापना की थी। तो जो हमारे आदि गुरु हैं शंकराचार्य, उन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। जो कि हमारी ट्रिक इस प्रकार है कि 4 मुट्ठी शक्कर। इससे याद रखेंगे कि 4 मठ, 4 से हम 4 और मुट्ठी से मठ और शक्कर से हम याद रखेंगे कि जो आदि गुरु शंकराचार्य है उन्होंने हिंदू धर्म को संगठित करने के लिए जो 4 मठ थे जो भारत की चारों दिशाओं में, चारों कोनों में स्थापित किए थे। हमारा 4 नंबर का सवाल है वो चौथे नंबर का जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, जब राजस्थान में सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो उसकी किरणों की सर्वाधिक चमक क्रमशः किन राज्यों पर पड़ती है। तो हमारा जो चौथे नंबर का प्रश्न था वो इस प्रकार है कि जब राजस्थान में जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर होता है तो उसकी किरणों की जो सर्वाधिक चमक है वो क्रमशः किन किन राज्यों पर पड़ती है, ये हमें बताना है। तो इसकी ट्रिक है हमारी बड़ पर झूला उदय। तो उदय कहाँ झूल रहा है? बड़ पर। और मजा जो आप सभी को आ रहा है इन ट्रिकों को पढ़ने में। गाइस अगर आप सबको ये ट्रिक अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो आप सब इस वीडियो को लाइक करें और जो हमारा चैनल है JS ग्रेट स्टडी विद ट्रिक को सब्सक्राइब करें और पास ही बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर दबाएं जिससे कि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। गाइस जो हमारी ट्रिक थी बड़ पर झूला उदय, तो इससे हम जो भूमध्य रेखा पर जब राजस्थान में सूर्य होता है तो किन किन जिलों पर उसका सर्वाधिक प्रभाव क्रमशः पड़ता है। तो वो जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और उदयपुर। वह जो हमारी ट्रिक थी वो इस प्रकार थी कि बड़ पर झूला उदय, जिसमें बड़ में जो ब है इससे हमारा हो जाएगा बांसवाड़ा, डै से हमारा हो जाएगा डूंगरपुर, और पर से हो जाएगा हमारा प्रतापगढ़, और झूला से हमारा हो जाएगा झालावाड़, और उदय से हमारा हो जाएगा उदयपुर। जो हमारा 5वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है, मध्य एशिया के गौर के शासक, मध्य एशिया है उसके गौर के शासक मोहम्मद गौरी का उपनाम क्या था। मध्य एशिया के जो गौर के शासक थे मोहम्मद गौरी, उनका उपनाम क्या था? तो उनका उपनाम था शिहाबुद्दीन। जो कि तो इसको हम याद रखने के लिए इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि जो शिहाबुद्दीन है अभी वो मक्का के लिए पैदल हज करने के लिए गए हैं, तो इससे जोड़कर भी हम याद रख सकते हैं। और जो शाहरुख खान है उनकी पत्नी जो गौरी है, तो शाहरुख खान को हम खान साहब कहते हैं, तो खान साहब से हम शिहाबुद्दीन भी याद रख सकते हैं। मतलब इस प्रकार जोड़कर भी हम इस प्रश्न को याद रख सकते हैं कि जो मध्य एशिया के गौर के शासक हैं मोहम्मद गौरी, उनका उपनाम शिहाबुद्दीन था। हमारा 7वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित प्रजामंडलों के संस्थापकों के नाम उनके प्रजामंडलों के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2, तो जो हमारी पहली सूची है उसमें जो प्रजामंडल के संस्थापक हैं उनके नाम दिए हुए हैं, और जो दूसरी सूची है उसमें प्रजामंडलों के नाम दिए गए हैं। तो पहली है मीठालाल
जो कि संस्थापक का नाम है, और दूसरी मीठालाल जिसके सामने दिया हुआ है जैसलमेर जो कि प्रजामंडल का नाम है। दूसरा है गोपीलाल यादव जिसके सामने जो प्रजामंडल है उसका नाम है भरतपुर। और तीसरा कांतिलाल चौथानी जिसके सामने प्रजामंडल का नाम है बूंदी। और चौथा कर्पूर चंद्र पाटनी जो कि जयपुर। और अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं जो कि इस प्रकार है कि मीठालाल ने जैसे ही गोभी भरी कोतवाल बाबू ने कब्जे में ले लिया। इस ट्रिक की मदद से हम बड़ी ही आसानी से प्रजामंडल के संस्थापक हैं और जो प्रजामंडल है उनके नामों को याद रख सकते हैं। गाइज हम देख लेते हैं कि जो हमारी ये ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करती है। तो हमारी ट्रिक थी वो इस प्रकार थी कि जो मीठालाल है उसने जैसे ही, तो मीठालाल से हमारा मीठालाल हो जाएगा और जैसे ही से हमारा हो जाएगा जैसलमेर। और मीठालाल ने जैसे ही गोभी से हमारा हो जाएगा गोपीलाल यादव। भरी से हमारा हो जाएगा भरतपुर। कोतवाल जो हमारी ट्रिक का शब्द है कोतवाल, उससे हमारा हो जाएगा कांतिलाल चौथानी। और बाबू से हमारा हो जाएगा बूंदी जो कि प्रजामंडल का नाम है। और जो कब्जे में जो कब है उससे हो जाएगा हमारा कपूर चंद पाटनी। और जैसे हमारा हो जाएगा जयपुर। इस प्रकार से हमारी ये ट्रिक इस पर्सन में काम करेगी। हमारा आज का जो अगला सवाल जो कि 8वें नंबर का है वो इस प्रकार है कि राजस्थान के हाडोती क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, उन जिलों के नाम हमें बताने हैं जो कि राजस्थान के हाडोती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसकी ट्रिक देख लेते हैं हम। बाबू का झोला, इस बड़ी ही आसान सी ट्रिक की मदद से हम इस प्रश्न को याद रखेंगे कि बाबू का झोला, जो बाबू का झोला है जिसमें जो बा है उससे हमारा जिस जिले का नाम होगा वो होगा बारा। और बू से हमारा हो जाएगा बूंदी। का से हमारा हो जाएगा कोटा। और झा से हमारा हो जाएगा झालावाड़। इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से इन ट्रिकों की मदद से इन प्रश्नों को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। और हमारा जो 9वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है कि जायद की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, इनके नाम हमें बताने हैं। तो हमारी जो ट्रिक है वो ट्रिक है काकी खत्म। इस ट्रिक की मदद से हम जो भी हमारी जो जायद की फसलें हैं उनके नाम बताएंगे। तो जो काकी है तो काकी से हमारा हो जाएगा ककड़ी। और जो खत्म में जो ख है उससे हमारा हो जाएगा खीरा। तै से हमारा हो जाएगा तरबूज। और मैं से हमारा हो जाएगा मौसमी सब्जी। इस प्रकार से हम इस ट्रिक की मदद से जो हमारी जायद की जो फसलें हैं उनको याद रख सकते हैं। और आप इस ट्रिक को इस तरह से भी जोड़ कर रख सकते हैं कि जो राहुल गांधी हैं उनका जो खत्म शब्द है वो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। तो इस प्रकार आप इस तरह जोड़कर भी इसको याद रख सकते हैं कि काकी खत्म। हमारा जो 10वें नंबर का जो सवाल है वो इस प्रकार है कि घग्गर का मैदान राजस्थान के किन जिलों में फैला है। ये हमें बताना है कि जो घग्गर का मैदान है वह राजस्थान के किन किन जिलों में फैला हुआ है। तो इसकी हमारी बहुत ही आसान सी ट्रिक है। वो ट्रिक इस प्रकार है गंगा और हनुमान के घर में। और इस ट्रिक में प्रश्न भी इसी ट्रिक के अंदर है और हमारा उत्तर भी इसी ट्रिक के अंदर है कि जो घग्गर का मैदान है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो गंगा और हनुमान के घर में। इससे हम याद रख सकते हैं। इसमें जो गंगा है इससे हमारा हो जाएगा गंगानगर। और जो हनुमान है उससे हमारा हो जाएगा हनुमान। और घर में से हम याद रख सकते हैं कि ये घग्गर का मैदान है। जो हमारा 11वें नंबर का जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि बंगाल के पाल वंश का दूसरा संस्थापक तथा सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है। तो गाइस जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार है कि जो बंगाल का पाल वंश है तो उसका जो दूसरा और सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है। तो इसकी जो हमारी बहुत ही शानदार और मजेदार सी जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि बंगले में पला महिपाल। इस ट्रिक की मदद से हम याद रखेंगे कि जो बंगाल का दूसरा और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है उसका नाम क्या है। बंगले में पला
महिपाल, इससे हम याद रखेंगे कि जो महिपाल प्रथम है वो। और इसी ट्रिक के अंदर ही आपका पर्सन भी छुपा हुआ है कि जो बंगले से हम याद रखेंगे बंगाल, और पला से हम रखेंगे कि ये पाल वंश की बात है। तो जो बंगले में पला महिपाल से हम याद रखेंगे कि जो बंगाल में पाल वंश है उसका दूसरा और सर्वाधिक शक्तिशाली या वास्तविक संस्थापक कौन है, वो है महिपाल प्रथम। हमारा जो अगला जो 12वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, इनके नाम हमें बताने हैं। तो इसकी जो हमारी ट्रिक है वो इस तरह से है कि प्रात में जल आता है। तो गाइज अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। वो है प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, आणविक ऊर्जा और तरल ऊर्जा, जो कि ये हैं हमारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। अब हम देख लेते हैं कि हमारी ट्रिक है वो किस तरह से काम करेगी और इसमें कौन से शब्द से हमारा कौन सा शब्द निकल कर आएगा। तो जो प्रात है उसमें प्रा है, प्रा से हमारा हो जाएगा प्राकृतिक गैस, और तय से हमारा हो जाएगा तापीय ऊर्जा, और जल से हमारा हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा, और जो आता है में अ है उससे हमारा हो जाएगा आणविक ऊर्जा, और जो तय है उससे हमारा हो जाएगा तरल ऊर्जा। और इस ट्रिक को हम इस प्रकार भी जोड़कर याद रख सकते हैं जिससे कि हमें आसानी होगी कि जो प्रात है वो भी हमारा एक तरह से प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि हम जो पुराने समय में हम कहीं पर भी तालाब, नहर इत्यादि के किनारे पर जाते थे नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तो हम प्रात का ही इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से जो प्रात है वो भी हमारा एक प्रकार से जो परंपरागत स्रोत है वही परंपरागत स्रोत ही है। तो इस तरीके से हम जोड़कर याद रख सकते हैं जिससे कि हम इस सवाल, इस प्रश्न को कभी भी नहीं भूलेंगे। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न जो कि 13वें नंबर का है वो इस प्रकार है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर किन किन राज्यों से गुजरती है, हमें उन राज्यों के नाम बताने हैं। कि जो कर्क रेखा है वह हमारे भारत के मध्य से किन राज्यों से होकर गुजरती है, उन राज्यों के हमें नाम बताने हैं, जिसकी हमारी बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। ट्रिक इस प्रकार है कि राम 6 मंत्र गाए झोपड़ी में। इस ट्रिक से हम जो कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से होकर किन राज्यों से गुजरती है उन राज्यों के नाम याद रखेंगे बड़ी ही आसानी से। तो हमारा पहला राज्य है वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत के जो 8 राज्य हैं उनसे होकर गुजरती है। और जो इसकी जो हमारी ट्रिक है वो बहुत ही जबरदस्त सी ट्रिक है कि राम 6 मंत्र गाए झोपड़ी में। और अब हम देख लेते हैं कि जो ये ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करेगी। जो राम है, जो राम में रा है उससे हमारा हो जाएगा राजस्थान, मैं से हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, और 6 से हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़, और जो मंत्र में मैं है उससे हमारा हो जाएगा मिजोरम, और 3 से हमारा हो जाएगा त्रिपुरा, गाय से हमारा हो जाएगा गुजरात, और झोपड़ी में जो है उससे हमारा हो जाएगा झारखंड, और पै से हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और गाइज तो हम इस ट्रिक को इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं कि जो श्री राम थे वो वनवास गए थे तो वो उन्होंने झोपड़ी में रहकर मंत्र गाए होंगे। इस प्रकार से जोड़कर हम इन्हें याद रख सकते हैं जिन्हें कि हमें जिससे कि हमें याद रखने में आसानी होगी। गाइज कुछ लोगों का मानना होता है कि ट्रिक में ऐसे शब्द होते हैं जो कि बार बार रिपीट हो जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों से हमें जो प्रश्न होता है उसको हल करने में परेशानी होती है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जब हम छोटे थे तो हमको भी जब हम छोटे थे तो अगर हमको अगर पट्टी पाड़ा जिसमें कि अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि, एडी होते हैं वो सब एक जैसे ही नजर आते थे। और या आप किसी अनपढ़ व्यक्ति को जो अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन,
ऋषि है, इनको दिखाओगे तो वो यही कहेगा कि ये सब एक जैसे ही नजर आते हैं, और 6 और 9 भी उसे एक जैसे ही नजर आएंगे। लेकिन जब हमने अभ्यास किया तो हमें पता चला कि ये अनार है, ये आम है, ये इमली है, ये ईख है, ये उल्लू है, और ये जो 6 है वो सीधा होता है, 9 है वो उल्टा होता है। तो गाइज, अगर हम इन ट्रिकों का अभ्यास करेंगे, इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, तो ये हमें स्थायी रूप से आसानी से याद हो जाएगी, और जो प्रश्न है उनको हल करने में हमारी मदद होगी। आज का हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, जो कि 14वें नंबर का है, वो इस प्रकार से है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के जो 5 बड़े जिले हैं उनके नाम लिखिए। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 5 बड़े जिले कौन कौन से हैं, तो उनकी जो हमारी बहुत ही जबरदस्त सी ट्रिक है। ट्रिक इस प्रकार है कि जय बाबा जानकी। तो इस ट्रिक की मदद से अब हम जो राजस्थान के 5 बड़े जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, उनके नाम निकाल लेंगे और याद रख लेंगे। तो जो जे है उससे हमारा हो जाएगा जैसलमेर, और जो बाबा है उसमें जो बा है उससे हमारा हो जाएगा बीकानेर, और जो अगला बा है उससे हमारा हो जाएगा बाड़मेर, और जान में जो जा है उससे हमारा हो जाएगा जोधपुर, और ना से हमारा हो जाएगा नागौर। इस तरह से हम इस ट्रिक की मदद से इस पर्सन को याद रख सकते हैं। हमारा जो 15वें नंबर का सवाल है वो इस तरह से है कि मालवा के परमार वंश के बारे में जानकारी हमें किन अभिलेखों से प्राप्त होती है। गाइस, जो हमारा सवाल है वो इस तरह से है कि जो मालवा है उसका परमार वंश है, उसके बारे में जानकारी हमें किन किन अभिलेखों से होती है, उन अभिलेखों के हमें नाम बताने हैं। तो इसकी जो हमारी ट्रिक है, जो कि बहुत ही मजेदार ट्रिक है कि जो हर्ष है उसकी उज्जैन बेतमा बस खड़ी है। यानी कि आपको कहाँ जाना है, मालवा जाना है। तो मालवा के परमार वंश के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए जो हर्ष की उज्जैन बेतमा बस खड़ी है उसमें बैठकर जाना पड़ेगा। तो ये हमारी ट्रिक है जिसमें बैठकर आप इस सवाल को याद रख सकते हैं। तो वो कौन कौन से अभिलेख हैं जिनसे हमें मालवा के परमार वंश है उसके बारे में जानकारी मिलती है। वो अभिलेख हैं हरसोल अभिलेख, उज्जैन अभिलेख, बेतमा अभिलेख और बंसखेड़ा अभिलेख। तो जो ये अभिलेख हैं, इनसे हमें जो मालवा का परमार वंश है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और जो ये हमारी ट्रिक है, इसकी मदद से आप इन्हें बहुत ही आसानी से हमेशा के लिए स्थायी रूप से याद रख सकते हैं। और हम अब जो हमारी ट्रिक है वो किस प्रकार काम करती है कि हर्ष की उज्जैन बेतमा बस खड़ी है। तो जो हर्ष है, हर्ष से हो जाएगा हमारा हरसोल अभिलेख, और उज्जैन से हो जाएगा उज्जैन अभिलेख, और बेतमा से हमारा बेतमा अभिलेख, और बस खड़ी है से बसखेड़ा अभिलेख। इस तरह से हम इस प्रश्न को याद रख लेंगे और एग्जाम में अपने नंबर पक्के कर लेंगे। हमारा 16वें नंबर का सवाल है वो इस प्रकार है, राजस्थान राज्य के कौन कौन से जिलों में घोड़े पाए जाते हैं। तो जो राजस्थान राज्य के कौन कौन से जिले हैं जिनमें घोड़े पाए जाते हैं, उनकी ट्रिक है बजाज का घोड़ा। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं जिनमें घोड़े पाए जाते हैं। वो है बाड़मेर, जालोर और जयपुर। ये 3 जिले हैं जिनमें कि घोड़े पाए जाते हैं। जो हमारी ट्रिक है वो इस प्रकार है कि बजाज का घोड़ा, जिसमें बै से हमारा हो जाएगा बाड़मेर, जा से हमारा हो जाएगा जालोर, और जो जय है उससे हमारा हो जाएगा जयपुर। और गाइस, हम इस ट्रिक को इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि जो मोटरसाइकिल होती है उसे भी हम आम बोलचाल में घोड़ा ही कह देते हैं। तो ये हमारा कौन सा घोड़ा है? बजाज का घोड़ा, क्योंकि बजाज की आप जानते हैं कि बाइक भी आती है। तो हमारा आज का 18वें नंबर का जो प्रश्न है वो इस तरह है, आर्यों के प्रमुख धर्म ग्रंथ वेदों के नाम बताइए। जो आर्यों के जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है वेद, वो कितने हैं और उनके क्या क्या नाम है, ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं इनकी हमारी जो ट्रिक है वो बहुत ही फनी सी ट्रिक है। रियाजू
शाम को आना। इसकी मदद से हम जो हमारे वेद हैं और जो कि आर्यों के प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं उनके नाम याद रख लेंगे। रियाजू में जो री है उससे हम याद रखेंगे कि जो हमारा पहला जो आर्यों का धर्म ग्रंथ वेद है वो है ऋग्वेद, और जो दूसरा है याजू से हम याद रख लेंगे यजुर्वेद। साम से हम याद रखेंगे सामवेद, और आना से हम याद रखेंगे अथर्ववेद। अब हमारा जो 19वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है कि भारत में सर्वाधिक व न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो गाइस जो हमारा 19वें नंबर का प्रश्न है वो इस तरह से है कि भारत में सर्वाधिक व न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य, मतलब जो हमारा भारत है उसमें जो सर्वाधिक और न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसका हमें नाम बताना है। और उसकी हमारी जो ट्रिक है वो इस प्रकार है, बाहर आओ दिल्लू ओडमान। तो इस ट्रिक की मदद से हम हमारे देश भारत में सर्वाधिक व न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनको याद रख लेंगे। तो जो राज्य है जिसमें कि सर्वाधिक जनघनत्व है वो कौन सा है? बिहार, जो कि हमारी ट्रिक का शब्द है बाहर। बाहर से हमारा हो जाएगा बिहार, और आओ से हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जिसका कि जनघनत्व है हमारे देश भारत के अंदर सबसे कम जनघनत्व है। और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्लू है, दिल्लू से हमारा हो जाएगा दिल्ली, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जनघनत्व है सर्वाधिक है। और ओंडमान से हो जाएगा हमारा अंडमान निकोबार। और जो हमारा 20वें नंबर का जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में शामिल किए जाते हैं। तो राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में शामिल किए जाते हैं, उनकी जो हमारी ट्रिक है वो इस प्रकार है कि गंजू जो बाजे से नाचे। इस ट्रिक से हम जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में राजस्थान के जिन जिलों को शामिल किया जाता है उनके नामों को याद रखेंगे। वो जिले हैं गंगानगर, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सीकर, नागौर और चूरू। ऐसे जिले हैं जो कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो हम अब देख लेते हैं कि हमारी जो ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करती है और ट्रिक के किस शब्द से हमारे किस जिले का जो नाम है वो निकलता है। ट्रिक में जो गंजू है और जो गंजू में जो ग है उससे हमारा गंगानगर हो जाएगा, और जो झू है उससे हमारा हो जाएगा झुंझुनू, और जो है उससे हमारा हो जाएगा जोधपुर, और जो बाजे में जो बा है उससे हमारा हो जाएगा बाड़मेर, और जा से हमारा हो जाएगा जालोर, और से हमारा हो जाएगा सीकर, और ना से हमारा नाचे में जो ना है उससे हो जाएगा हमारा नागौर, और चे से हमारा हो जाएगा चूरू। और आज का हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वह 21वें नंबर का सवाल, और वो इस प्रकार है, राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में कौन कौन सी नदियां स्थित है। तो गाइस हमें बताना है कि जो हमारा राजस्थान राज्य है उसके जैसलमेर जिले में कौन कौन सी नदियां हैं। तो इसकी जो हमारी ट्रिक है वो ट्रिक है काका को लाठी से धोया। इस ट्रिक की मदद से हम जैसलमेर जिले की जो नदियां हैं उनके नामों को बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो काकने, लाठी और धोगड़ी ये 3 नदियां हैं जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है, और जिनकी हमारी जो मजेदार सी ट्रिक है, शानदार सी ट्रिक है, वो ट्रिक है काका को लाठी से धोया। जो काका है उससे हम याद रखेंगे काकने नदी का नाम, लाठी से हमारा लाठी और धोया से धोगड़ी। इस प्रकार हम इस प्रश्न को याद रख लेंगे। जो 22वें नंबर का सवाल है वो इस प्रकार है कि राजस्थान के ऐसे जिले जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के ऐसे जिले जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं उनके हमें नाम बताने हैं, जो कि हमारी ट्रिक है ऊषा आदि जल में डूबी। इस ट्रिक की मदद से हम जो उष्ण
उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में जिन जिलों को शामिल किया जाता है उन जिलों के नाम याद रखेंगे। तो वो जिले हैं हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो गाइज हमारा सवाल था कि राजस्थान के ऐसे जिले जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनकी जो हमारी ये ट्रिक है वो इस प्रकार है कि ऊषा आदि जल में डूबी। तो ऊषा आदि जल में डूबी, इससे हम याद रखेंगे कि यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है। उसके जिले हैं, वो जिले कौन कौन से हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आज का हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है 23वें नंबर का सवाल। फेल्सपर के सर्वाधिक भंडार भारत में कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं। जो फेल्सपर है उसके सर्वाधिक भंडार भारत के कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं। तो उसकी ट्रिक है हमारी राते। इस ट्रिक की मदद से हम याद रख लेंगे कि जो फेल्सपर के सर्वाधिक भंडार भारत में किन राज्यों में पाए जाते हैं। जो राते हैं, राते में रा से हमारा हो जाएगा राजस्थान और ते से हमारा हो जाएगा तेलंगाना। हमारा आज का हमारा जो अगला सवाल है जो कि 24वें नंबर का है वो इस प्रकार है कि राजस्थान में जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो सूर्य का प्रकाश क्रम से किन जिलों पर आरोही क्रम में पड़ता है। तो गाइस जो राजस्थान है उसमें जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो सूर्य का प्रकाश किन जिलों पर आरोही क्रम में पड़ता है। उन जिलों के नाम बताने हैं जिन जिलों पर की जो सूर्य का प्रकाश है वो आरोही क्रम में पड़ता है। और इसकी जो हमारी ट्रिक है जो कि बहुत ही शानदार सी मजेदार सी ट्रिक है जिसको पढ़कर आप आसानी से याद रख सकते हैं वो है गंगा हल्दी का डब्बा ला। इस ट्रिक की मदद से हम इन जिलों के नाम याद रखेंगे जो कि गंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। हम देख लेते हैं कि हमारी ट्रिक किस प्रकार से काम करेगी। जो हमारी ट्रिक का शब्द है गंगा, गंगा से हमारा हो जाएगा गंगानगर और हल्दी से हमारा हो जाएगा हनुमानगढ़। और डब्बे में जो ड है उससे हमारा हो जाएगा डूंगरपुर, बा है उससे हमारा हो जाएगा बांसवाड़ा। और इस ट्रिक से हम जो राजस्थान में जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो उसके प्रकाश का जो आरोही क्रम होता है उन जिलों के नाम याद रखेंगे। हमारा जो अगला सवाल जो कि 25वें नंबर का है वो इस तरह से है। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण जिसे मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है में किन किन रियासतों व ठिकानों को शामिल किया गया था। गाइस जो हमारा सवाल है वो इस प्रकार से है कि जो राजस्थान एकीकरण है तो उसका प्रथम चरण हुआ था जिसे मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है। उसमें कौन कौन सी रियासतें थी और कौन कौन से ठिकाने थे जिन्हें शामिल किया गया था। तो इसकी जो हमारी ट्रिक है जो कि बहुत ही आसान सी ट्रिक है वो ट्रिक है धोनी भारत का अव्वल कप्तान है। इस ट्रिक की मदद से हम जो राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण था जिसे कि मत्स्य संघ के नाम से भी जाना जाता है में किन रियासतों और ठिकानों को शामिल किया गया है उनके नाम याद रख लेंगे। तो वो रियासत और ठिकानों के नाम इस प्रकार हैं धौलपुर, नीमराणा, भरतपुर, अलवर, करौली। जो ये नाम थे वो रियासत और ठिकानों के नाम थे जो कि राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में शामिल किए गए हैं। तो जो धोनी है, धोनी में भी गाइस आप सब जानते ही हैं कि जो महेंद्र सिंह धोनी है उसमें ये दो क्वालिटी थी। एक तो ये कि वो बल्लेबाजी भी करते थे और विकेट कीपिंग भी करते थे। इस प्रकार जोड़कर हम याद रख सकते हैं कि जो धोनी शब्द है उसमें भी उससे हमारा एक रियासत का नाम निकलेगा और दूसरा ठिकाने का नाम निकलेगा। तो जो धोनी में जो धो है उससे हमारा धौलपुर जो कि एक रियासत है और जो नी है नी से हमारा नाम निकलेगा नीमराणा जो कि एक ठिकाना था। तो धोनी भारत से हमारा हो जाएगा भरतपुर और अव्वल से हमारा हो जाएगा अलवर और कप्तान से हमारा हो जाएगा करौली। इस प्रकार से हम
जो ये रियासतें हैं और ठिकाने हैं, इनके नामों को याद कर लेंगे। गाइज, हम आपके लिए जो पर्सन लेकर आते हैं, इन पर्सनों को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि हमारे पास में एक अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास में अच्छा सेटअप भी नहीं है। फिर भी बावजूद इसके हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके पर्सन बनाते हैं, उनकी ट्रिक बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। तो गाइज, अगर आप सब लोगों को हमारी ये ट्रिक और ये पर्सन पसंद आ रहे हों तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसको भी ज़रूर से ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, जो कि 26वें नंबर का है, वो इस प्रकार है कि जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो इनकी जो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ट्रिक है, जो कि बहुत ही फनी भी है, कि बाबा जो सौंफ से भूत भगाए, यानी कि इस तरह के बाबा हैं जो कि सौंफ से ही भूत को भगा देते हैं। इसकी मदद से हम जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं उनको याद रखेंगे। जो हमारे बाबा हैं वो सिर्फ और सिर्फ सौंफ की मदद से ही किसी भी भूत को भगा देते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला है बायोगैस, बायोडीजल, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, जो कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। और जो कि हमारी जो ट्रिक है वो थी बाबा जो सौंफ से भूत भगाए, वो किस तरह से काम करती है और ट्रिक के किस शब्द से कौन सा हमारा जो गैर परंपरागत स्रोत है उसका नाम निकलता है। तो बाबा से जो बा है उससे हो जाएगा हमारा बायोगैस, और जो दूसरे नंबर का जो बा है उससे हो जाएगा हमारा बायोडीजल, और जो से हमारा हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा, और जो सौंफ है उसमें जो सो है उससे हमारा हो जाएगा सौर ऊर्जा, और जो प है उससे हमारा हो जाएगा पवन ऊर्जा, और भूत से हमारा हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। हमारा आज का 27वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है कि रबी की फसलों के नाम बताइए, कि जो रबी की फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। गाइस, हमने इस क्लास के अंदर ऐसे प्रश्न लिए हैं जिनके आने वाली जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, जो कि आपके जो एग्ज़ाम का पेपर है उसमें ज़रूर छपने वाले हैं। और इसी तरह के प्रश्न आपकी जो कंपटीशन की एग्ज़ाम है उसके अंदर आते हैं। तो हमारी जो इसकी ट्रिक है वो इस प्रकार है, आम जो मेरा चूस गई। इससे हम जो रबी की फसल है उनके नाम हैं उनको याद रखेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं रबी की फसलें हैं। वो है आलू, मटर, जौ, मसूर, राई, चना, सरसों और गेहूं। तो ये हैं जो कि रबी की फसलें हैं जिनकी हमारी ट्रिक है, आम जो मेरा चूस गई। तो जो आम में जो आ है उससे हमारा हो जाएगा आलू, मैं से हमारा हो जाएगा मटर, और जो से हमारा जो हो जाएगा। जो मीरा है उसमें जो मी है उससे हमारा हो जाएगा मसूर, और रा से हमारा हो जाएगा राई, और जो चूस है जिसमें जो चू है उससे हो जाएगा हमारा चना, और सा से हमारा हो जाएगा सरसों, और गई से हमारा हो जाएगा गेहूं। इस तरह से इस ट्रिक की मदद से हम जो हमारी रबी की फसलें हैं उनके नामों को याद रख सकते हैं। आज का हमारा जो अगला सवाल है वो इस तरह से है, जो कि 28वें नंबर का है। वो है राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण, जिसे राजस्थान संघ पूर्व राजस्थान के नाम से जाना जाता है, में किन रियासतों व ठिकानों को शामिल किया गया था। तो गाइस, जो राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण हुआ था, जिसे कि हम राजस्थान संघ और पूर्व राजस्थान के नाम से भी जाने जाते हैं। तो गाइस, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो राजस्थान एकीकरण का द्वितीय चरण था उसे किस नाम से जाना जाता था। तो उसे राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान के नाम से जाना जाता था, और उसमें
किन किन रियासत व ठिकानों को शामिल किया गया था। तो उसकी जो हमारी ट्रिक है वो इस प्रकार से है, जो कि बहुत ही आसान सी ट्रिक है। कुशाल बाबू की शर्ट पर से कचरा झाड़ो। इस ट्रिक की मदद से हम द्वितीय चरण में जिन रियासतों और ठिकानों को शामिल किया गया था उनके नामों को याद रख लेंगे। तो गाइस अब हम उनके नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से नाम हैं जो। तो गाइस उन जिलों के नाम इस प्रकार हैं। कुशालगढ़ जो कि एक ठिकाना है, बूंदी, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़ और डूंगरपुर। तो गाइस जो हमारी ट्रिक थी वो इस प्रकार थी कि कुशाल बाबू की शर्ट पर से कचरा झाड़ो। तो इस ट्रिक से जो हमारे जो राजस्थान एकीकरण के जो द्वितीय चरण था, जो उसके जिले थे उनके नाम निकल कर आएंगे और जो हमारी जो ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करती है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से काम करती है। जो हमारी ट्रिक है वो ये है कि कुशाल बाबू की शर्ट पर से कचरा झाड़ो। जो हमारा जो कुशाल बाबू है उसकी शर्ट पर से हमें क्या करना है, कचरा साफ करना है, कचरे को झाड़ना है। तो इस ट्रिक से जो हमारे जो राजस्थान एकीकरण का जो द्वितीय चरण था उसमें किन रियासत और ठिकानों को शामिल किया गया है उसके नाम हम याद रखेंगे। जो कुशाल है उससे हमारा हो जाएगा कुशालगढ़ जो कि एक ठिकाना है, और जो बाबू है, बाबू में जो बू है उससे हमारा हो जाएगा बूंदी, जो बा है उससे हमारा हो जाएगा बांसवाड़ा, और की से हो जाएगा हमारा किशनगढ़। जो शर्ट में जो स है उससे हमारा हो जाएगा शाहपुरा। जो ट है उससे हमारा हो जाएगा टोंक, और जो पर है पर से हमारा हो जाएगा प्रतापगढ़, और जो को है को से हमारा हो जाएगा कोटा, और झाड़ो झाड़ो से हमारा जो झ है उससे हो जाएगा हमारा झालावाड़, और जो ड है उससे हमारा हो जाएगा डूंगरपुर। इस तरीके से हम इस ट्रिक की मदद से जो राजस्थान एकीकरण का द्वितीय चरण है उसमें किन किन रियासत व ठिकानों को शामिल किया गया उनके नामों को याद रख सकते हैं। आज का हमारा जो अगला सवाल है जो कि 29वें नंबर का है वो इस प्रकार से है कि जो उदयपुर संभाग जो जिसे कि मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उनके नाम हमें बताने हैं। जिसकी ट्रिक है हमारी बहुत ही शानदार ट्रिक, पिज्जा जो बड़ा सुंदर है, इसकी मदद से हम जो उदयपुर संभाग है उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उनके जो नाम है उन्हें हम याद रख लेंगे। वो जो हमारी ट्रिक है वो इस प्रकार से काम करेगी। जो पिज्जा है उसमें जो पी है उससे हमारा हो जाएगा पाली, और जैसे हमारा हो जाएगा जैसलमेर, और जो पिज्जा में जो दूसरे नंबर से जा है उसका हो जाएगा हमारा जालोर, और जो से हमारा हो जाएगा जोधपुर, और बड़ा से हमारा हो जाएगा बांसवाड़ा, और सुंदर से हमारा हो जाएगा सिरोही। इस तरह से इस इजी सी ट्रिक की मदद से हम इस प्रश्न को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। आज का हमारा जो कि अगला 30वें नंबर का जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि भारतीय संविधान में आयरलैंड से कौन कौन सी विशेषताओं को लिया गया है। उन विशेषताओं के बारे में हमें याद रखना है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो कि आयरलैंड से भारतीय संविधान में ली गई है। और जो उनकी ट्रिक है वो इस प्रकार है कि राम नानी के से आया। इसे हम इस प्रकार से भी जोड़कर याद रख सकते हैं कि जो राम का नैनीताल पक्ष है वो आयरलैंड में था। सिर्फ इस तरह से हम इसे जोड़कर याद रख सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो आयरलैंड से भारतीय संविधान में कौन कौन सी विशेषताओं को लिया गया है। भारतीय संविधान में आयरलैंड से ली गई विशेषताएं हैं राष्ट्रपति की मनोनयन की शक्ति, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे वो भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं। तो जो अब हमारी ट्रिक थी वो इस प्रकार काम करेगी। जो राम है
तो राम में जो रा है उससे हम याद रखेंगे कि राष्ट्रपति, और मैं से हम याद रखेंगे कि जो मनोनयन की शक्ति है राष्ट्रपति की वो आयरलैंड से ली गई है, और नानी में जो ना है उससे हम नीति, और नानी से हम याद रखेंगे नीति निर्देशक तत्व है। हमारा अगला सवाल जो कि 31वें नंबर का है वो इस तरह से है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के जो सबसे बड़े देश हैं 7, उनके नाम हमें बताने हैं। और जो इनकी हमारी ट्रिक है वो इस प्रकार है कि रूस कर चाइना अब्बा भारत के घर आई। तो इस ट्रिक की मदद से हम जो 7 बड़े देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से उनके नामों को बहुत ही आसानी से याद रख लेंगे। रूस कर में जो रूस है उससे हमारा हो जाएगा रूस, और कर से हमारा हो जाएगा कनाडा। जो चाइना है उससे हमारा चाइना, जिसे कि चीन भी कहा जाता है। और अब्बा में जो है उससे हमारा हो जाएगा अमेरिका, और बा से हमारा हो जाएगा ब्राजील। और जो ऑस्ट्रेलिया है गाइज, इसको याद रखने के लिए हम इस प्रकार से इस ट्रिक में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि रूस कर चाइना अब्बा जो आ है तो ए भारत के घर आई, यह तो ए वो से हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और जो भारत है तो भारत से हमारा हो जाएगा भारत, और आई से हमारा हो जाएगा अर्जेंटीना। और ये घर है तो इसमें घर शब्द से हमारा कोई से भी देश का नाम निकल कर नहीं आता, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व के 7 बड़े देश थे उनके नामों को जो हमारी याद करने की ट्रिक है वो इस प्रकार है कि रूस कर चाइना अब्बा ओ भारत के घर आई। इस तरह से हम इस ट्रिक की मदद से क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व के 7 बड़े देश हैं उन्हें हम आसानी से याद रख सकते हैं। अगर गाइस हम इस वीडियो को 1 बार या 2 बार देख लेते हैं ध्यान से, तो यकीन मानिए आपके ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होने वाले हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है और आपके नंबर पक्के होने वाले हैं। और गाइस हमने इस वीडियो में ऐसे ही प्रश्न लिए हैं जो कि कंपटीशन की एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं या जिनके आने वाली जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। और ऐसे ही तरीके के प्रश्न होते हैं जो कि आपके पेपर में छपते हैं। तो हमारा जो 32वें नंबर का सवाल है वो इस प्रकार है, भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाले राज्यों के नाम क्रमशः कौन कौन से हैं। हमें उन राज्यों के नाम बताने हैं जिनमें सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है भारत में। वो राज्य कौन कौन से हैं जो कि सोयाबीन की पैदावार है वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो इसकी जो हमारी ट्रिक है वो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, और वो ट्रिक है मामा राजू। जो माँ है उससे हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, और जो हमारा दूसरे नंबर का माँ है उससे हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र, और राजू से हमारा हो जाएगा राजस्थान। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है जो कि 33वें नंबर का है, भारतीय संविधान में अमेरिका से कौन कौन सी विशेषताओं को लिया गया है। जो हमारा 33वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है कि जो भारतीय संविधान है उसमें अमेरिका से कौन कौन सी विशेषताओं को लिया गया है। तो जो इसकी हमारी ट्रिक है जो कि बहुत ही शानदार और जबरदस्त ट्रिक है वो ये है, मासी अल्पा को उपराष्ट्रपति का पद ना दो। इस ट्रिक की मदद से हम जो हमारे भारतीय संविधान में अमेरिका से जिन जिन विशेषताओं को ग्रहण किया गया है उनको याद कर लेंगे। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनको हमारे देश भारत ने अमेरिका से ग्रहण किया है। तो जो माँ है उससे हमारा हो जाएगा, मासी में जो माँ है उससे हमारा हो जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया, और सी से हमारा हो जाएगा संविधान की प्रक्रिया। ये सभी विशेषताएं हैं जो कि अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण की गई हैं। वो है, पहली हमारी है महाभियोग की प्रक्रिया, दूसरी संविधान की प्रक्रिया, और तीसरी अधिकार
या मूल अधिकार और लोकतंत्रात्मक शासन है वो भी अमेरिका से लिया गया है। पास से हमारा हो जाएगा पुनरावलोकन की शक्ति, पुनरावलोकन की प्रक्रिया, और उपराष्ट्रपति का पद है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। और न्याय से हमारी जो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है वो भी, और दोहरी नागरिकता। तो ये सभी ऐसी विशेषताएं थी जो भारतीय संविधान में अमेरिका से ली गई थी, अमेरिका के संविधान से ली गई थी। तो जिसकी हमारी ट्रिक थी कि मासी अल्पा को उपराष्ट्रपति का पद ना दो। इस ट्रिक की मदद से हम जो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में जिन विशेषताओं को लिया गया है उन विशेषताओं को याद रख लेंगे। हमारा जो आज का जो अगला सवाल है जो कि 34वें नंबर का है वो ये है, भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, उन राज्यों के हमें नाम बताने हैं। जिसकी हमारी बहुत ही आसान सी ट्रिक है उमाकांत। इससे हमारे जो गन्ना उत्पादक राज्य हैं उनके नाम निकल कर आ जाएंगे। तो देखते हैं कि हमारी ये ट्रिक किस प्रकार से काम करती है। जो उमाकांत में ऊ है उससे हमारे जिस राज्य का नाम निकल कर आएगा वो है उत्तर प्रदेश, माँ से हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र, और कै से हमारा हो जाएगा कर्नाटक, और तै से हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। तो जो ये राज्य थे जो कि गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य थे, जो कि गन्ने का उत्पादन करते थे भारत के अंदर, उनके नाम हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। आज का हमारा जो नेक्स्ट सवाल है 33वें नंबर का है वो इस प्रकार है, राजस्थान में जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो उसकी प्रकाश की किरणें सर्वाधिक या आरोही क्रम में किन जिलों पर पड़ती हैं। गाइस हमारा ये सवाल इस प्रकार है कि जब जो सूर्य है वो राजस्थान में भूमध्य रेखा पर होता है तो ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनके अंदर सूर्य की जो किरणें हैं वो सर्वाधिक पड़ती है, सबसे पहले पड़ती है, फिर बाद में किस पर पड़ती है, उसके बाद में किस पर पड़ती है। उस प्रकार से हमें उन जिलों के नाम बताने हैं। तो इसकी जो हमारी बहुत ही आसान सी ट्रिक इस प्रकार है, बड़ा हंगामा। इससे हम याद रखेंगे डैम, जो बड़ा में जो ब है उससे हमारा हो जाएगा बांसवाड़ा, बड़ा से हमारा हो जाएगा डूंगरपुर, और है से हमारा हो जाएगा हनुमानगढ़, और गैसे गंगानगर। इस प्रकार से हम इन 4 जिलों के नाम याद रख लेंगे। तो गाइज आज का हमारा सवाल जो कि 36वें नंबर का है वो इस प्रकार से है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो सोवियत संघ है उससे कौन कौन सी विशेषताओं को लिया गया है। तो गाइज जो हमारा 36वें नंबर का सवाल है वो इस तरह से है कि जो भारतीय संविधान है उसमें सोवियत संघ से कौन कौन सी विशेषताओं को लिया गया है। जिसकी हमारी बहुत ही फनी और मजेदार ट्रिक है पन्या। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी ये ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करेगी। पन्या में जो हमारा प है उससे हमारा हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं का ढांचा, और न्याय से हमारा हो जाएगा न्याय शब्द। तो ये 2 विशेषताएं हैं जो सोवियत संघ से भारतीय संविधान में ली गई है। और गाइस जो हम इस ट्रिक को इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं कि जो पन्या सरपट है जो कि एक हास्य कलाकार थे राजस्थान में, तो इस तरह से जोड़कर भी हम इसे याद रख सकते हैं जिससे कि हमें इस सवाल को स्थायी रूप से याद रखने में मदद मिलेगी। और जो अब हमारा अगला सवाल जो कि अगला प्रश्न जो कि 37वें नंबर का है, भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को किस देश से लिया गया है। और इसकी हमारी ट्रिक है कुणाल का संघ। और जो हमारा उत्तर है वो इस प्रकार से है कि कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था को लिया गया है। जो हमारी ट्रिक है वो बहुत ही मजेदार और शानदार ट्रिक है, वो इसलिए क्योंकि इसी ट्रिक के अंदर जो हमारा देश है उसका और जो विशेषता ली गई है उसका दोनों का ही पता चलता है। तो जो कुणाल का संघ है इससे हम याद रख सकते हैं कि कनाडा से भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को लिया गया है, अपनाया गया है।
आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है जो कि 38वें नंबर का है, वो इस प्रकार से है कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों के साथ मिलती है। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था वो इस प्रकार है कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों के साथ में मिलती है, उनके हमें नाम बताने हैं। जो इनकी जो हमारी ट्रिक है वो इस तरह से है, ये हनुमान, बीड़ी, बरकर, दर्द। इस ट्रिक की मदद से हम ऐसे जिले, गाइस ये पर्सन है, इसमें जो राज्य लिखा हुआ है बल्कि ये जिले हैं। तो गाइस जो राज्य हैं, तो गाइस इस पर्सन में कुछ भी नहीं हुआ भाई। तो गाइस ये पर्सन हमारा इस तरीके से था कि जो राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों के साथ मिलती है, और इसकी ट्रिक है हनुमान, बीड़ी, बरकर, दर्द। इस ट्रिक की मदद से हम जो हमारे राजस्थान के ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा रेखा 2 राज्यों के साथ में मिलती है, उनके नाम बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। और हनुमान से जो हमारा जिस जिले का नाम निकलेगा वो है हनुमानगढ़, बीड़ी से हमारा हो जाएगा बांसवाड़ा, और बरकर से हमारा हो जाएगा भरतपुर, और दर्द से हमारा हो जाएगा धौलपुर। इस तरह से इस ट्रिक की मदद से हम इन जिलों के नाम याद रख सकते हैं जो कि 2 राज्यों के साथ में अपनी सीमा रेखा बनाते हैं। आज का हमारा जो 39वें नंबर का सवाल है वो इस प्रकार से है कि विश्व प्रसिद्ध स्मारक चार मीनार का निर्माण किसने व किसकी याद में करवाया। गाइस जो हमारा प्रश्न है वो इस तरह से है कि विश्व प्रसिद्ध स्मारक चार मीनार का निर्माण किसने करवाया व किसकी याद में करवाया। तो इसकी ट्रिक है 4 पाले कबूतर कुली ने। तो इस ट्रिक की मदद से हम याद रखेंगे कि 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने फ्लैग उन्मूलन की याद में करवाया था। तो गाइस जब हम देख लेते हैं कि जो हमारी ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करेगी। 4 पाले कबूतर कुली ने, तो कुली ने कितने कबूतर पाले? 4 कबूतर पाले, 4 पाले कबूतर कुली ने। इस ट्रिक से हम याद रखेंगे कि जो 4 मीनार का निर्माण है वो कुली कुतुब शाह ने, और प्लेग उन्मूलन की याद में पाले से हम याद रखेंगे कि प्लेग उन्मूलन की याद में जो कुली कुतुब शाह है उन्होंने 4 मीनार का निर्माण करवाया था। तो गाइज कुछ लोगों का मानना होता है कि ट्रिक में भी एक जैसे शब्द होते हैं जिनसे प्रश्न को हल करने में परेशानी आती है। तो गाइज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनको आप ध्यान से सुनिए कि जो हमारी माँ होती है वो हमारी जो भैंस होती है उसको चाहे कितनी भैंसों के अंदर हो फिर भी वो हमारी वाली भैंस को पहचान लेती है। और गाइज जो दो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको जो उनके परिवार के लोग हैं वो बड़ी ही आसानी से पहचान लेते हैं कि इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। तो गाइज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाइज जब हमारी माँ बार बार जाती है भैंस के पास, यानी बार बार जाने की वजह से जो हमारी माँ है वो हमारी भैंस को इतनी भैंसों में भी पहचान लेती है, क्योंकि अक्सर भैंसों के जो रंग है वो काले ही होते हैं और जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो दिखने में एक जैसे ही होते हैं। और उसी प्रकार से जब हम छोटे से थे तो जो हमने जब पहली बार पटी पहाड़ा देखा था तो जो उसमें अनार, आम, इमली, ऊन थे ये सब हमको एक जैसे ही लगते थे। लेकिन जब हमने विद्यालय में अनुभव किया तो हमें पता चला कि ये अनार है, ये आम है। तो इस प्रकार से अगर हम किसी भी चीज का बार बार अभ्यास करेंगे तो वो हमारी स्थायी हो जाती है। और अगर हम इन ट्रिकों का जो कि पहले से ही बहुत आसान सी होती है, अगर इन ट्रिकों का हम 2 से 3 बार भी अभ्यास करेंगे तो भी ये हमें आसानी से याद हो जाएंगी और कंपटीशन एग्जाम में हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। और इन ट्रिकों की मदद से हम कम समय में ही जो प्रश्न है उनको हल करने वाले हैं। गाइज हमारा जो आज का जो अगला 41वें नंबर का जो सवाल है वो इस प्रकार है
ऋग्वेद कालीन 16 संस्कारों में से कौन से संस्कार शिशु के जन्म के पूर्व ही कर लिए जाते थे। गाइस जो हमारा 41वें नंबर का सवाल है वो इस प्रकार से है कि जो ऋग्वेदिक कालीन 16 संस्कार थे उनमें से कौन कौन से संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व ही कर लिए जाते थे। तो इनकी जो हमारी ट्रिक है जो कि बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, गाय पाली सीमा ने। गाय किसने पाली? सीमा ने। तो जो गाय है उस गाय से हमारा हो जाएगा गर्भदान संस्कार और पाली से हमारा हो जाएगा पुष्पन संस्कार और सीमा से हो जाएगा हमारा सीमांतोनयन संस्कार। इस तरह से हम जो ऋग्वेदिक कालीन 16 संस्कार हैं उनके नामों को बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन कौन से संस्कार हैं जो शिशु के जन्म से पूर्व ही कर लिए जाते हैं। तो गाय पाली सीमा ने, इससे हम गर्भदान पुष्पन और सीमांतोनयन संस्कार हैं उनके नामों को बड़ी ही आसानी से याद कर लेंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट सवाल जो कि 42वें नंबर का है वो इस प्रकार है कि जो रॉक फॉस्फेट का उत्पादन भारत में किन राज्यों में क्रमशः सर्वाधिक होता है। तो रॉक फॉस्फेट का उत्पादन भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक होता है। तो इसकी जो हमारी ट्रिक है वो है राम। जो राम शब्द है इससे जो हमारे जो राज्य हैं जो कि रॉक फॉस्फेट का उत्पादन सर्वाधिक करते हैं उनके नाम आ जाएंगे। और रा से हमारा हो जाएगा राजस्थान और मैं से हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। आज का हमारा जो नेक्स्ट सवाल जो कि 43वें नंबर का है वो इस प्रकार है, भारतीय संविधान में किस देश से कौन सी विशेषताओं को लिया गया है। इसके ट्रिक है अनुजा आज सदमे से बाहर आकर वीजा से फ्रांस गई। इस ट्रिक की मदद से हम जो विशेषता ली गई है और जो विशेषता किस देश से ली गई है वो भी इस ट्रिक के अंदर है कि किस देश से कौन सी विशेषताओं को लिया गया है। तो देख लेते हैं कि हमारी ये ट्रिक किस प्रकार से काम करती है। जो अनुजा है उसमें जो अनु है उससे हो जाएगा हमारा अनुच्छेदों की प्रक्रिया और जा से हो जाएगा हमारा जापान। तो जो अनुच्छेदों की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? जापान से। और जो आज है उसमें जो आ है आ से हमारा हो जाएगा आपातकालीन शक्ति और जैसे हमारा जो कि जर्मनी। जो कि भारतीय संविधान में जो आपातकाल की शक्तियां हैं कहाँ से ली गई है? तो वो जर्मनी से ली गई है। जब हमारा अगला शब्द है स से हमारा हो जाएगा संविधान संशोधन और द से हमारा हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो हमारे देश भारत के संविधान में जो दक्षिण अफ्रीका है वहां से ली गई है। और से हमारा हो जाएगा समवर्ती सूची और आ से हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जो समवर्ती सूची की विशेषता है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कैसे हमारा हो जाएगा कर्तव्य और र से हमारा हो जाएगा रूस। और जो वी है वी से हमारा हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का शासन और ये भी जापान से लिया गया है। और जो फ्रांस है तो फ्रांस से कौन सी विशेषता जो भारतीय संविधान में ली गई है वो ली गई है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो कि हमारा ट्रिक का शब्द था गया। इस प्रकार इस ट्रिक की मदद से हम जो भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से जो विशेषताओं को लिया गया था उनको याद रख लेंगे कि अनुजा आज सदमे से बाहर आकर वीजा से फ्रांस गई। इसकी मदद से हम उन सभी विशेषताओं और देशों के नामों को याद कर लेंगे जो कि हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं। हमारा जो 44वें नंबर का सवाल है वो इस प्रकार है, भेड़ नस्ल सुधार कार्यक्रम में किन भेड़ों को सिलेक्टिव ब्रांडिंग नहीं है गाइस, ये ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग स्कीम में शामिल किया गया है। जो भेड़ नस्ल सुधार कार्यक्रम में किन किन भेड़ों को सिलेक्टिव ब्रीडिंग स्कीम में शामिल किया गया है। और इसकी जो हमारी बहुत ही गजब सी जो ट्रिक है वो ट्रिक इस प्रकार से है कि मोम जैसलमेरी। तो जो मोम है इससे हमारा हो जाएगा मारवाड़ी, मगरा और जैसलमेरी। तो देख लेते हैं अब हमारी ये ट्रिक किस प्रकार से काम करती है। जो मोम में जो म है उससे हमारा मारवाड़ी, मैं से हमारा हो जाएगा मगरा और जैसलमेरी से हमारा हो जाएगा जैसलमेरी। तो इस तरह से इस ट्रिक की मदद से हम इस प्रश्न को स्थायी रूप से याद रख लेंगे। जो हमारा आज का 45वें नंबर का जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, अजमेर जिले में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं उनके हमें नाम बताने हैं कि जो अजमेर जिला है उसमें कौन कौन से दर्रे आते हैं या स्थित हैं। गाइस
दर्रा जो पहाड़ों के बीच में कटा फटा जो स्थान होता है या रास्ता होता है उसे दर्रा कहते हैं। तो जिसकी ट्रिक इस प्रकार है कि जो शिव है, शिव ने सर्प पर सवार होकर पापी दुनिया को उमंग से भर दिया। तो जो भर दिया की जगह हमने जो ये भर दिया लिखा है, तो इससे जो हमारा बर दर्रा है उसका नाम बड़ी ही आसानी से निकल कर आ जाएगा। तो गाइज जो अजमेर जिले में स्थित दर्रे हैं, जो उनकी ट्रिक है वो इस प्रकार से थी कि शिव ने सर्प पर सवार होकर पापी दुनिया को उमंग से भर दिया। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से दर्रे हैं जो कि हमारी ट्रिक के किस शब्द से उन दर्रों के नाम निकल कर आएंगे। तो जो शिव है, तो शिव से हमारा हो जाएगा शिवपुरा घाट का जो दर्रा है वो, और जो सर्प है तो सर्प से हमारा हो जाएगा स्वरूप घाट का दर्रा, और पर से हमारा हो जाएगा परवारिया दर्रा, और सवार से जो हमारा होएगा वो हो जाएगा सूरा घाट दर्रा, और जो पापी से हमारा जिस दर्रे का नाम निकल कर आएगा वो दर्रा है हमारा पीपली घाट दर्रा, और दुनिया से हमारा हो जाएगा देवारी दर्रा, और उमंग से हो जाएगा हमारा उदयवारी दर्रा, और बर से हमारा हो जाएगा बर दर्रा। इस तरह से इस ट्रिक की मदद से हम इस प्रश्न को याद रख सकते हैं। गाइज, अगर आपको हमारी ट्रिक अच्छी लग रही हो और हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो गाइज प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो पास ही बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और जब आज का हमारा अगला सवाल है जो कि 46वें नंबर का है, अजमेर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसकी जो हमारी बहुत ही शानदार और जबरदस्त ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि आना भी टोकरी लाई। तो इस ट्रिक की मदद से हम जो अजमेर संभाग है उसके जिलों के नाम याद रख लेंगे। जो आ नाम में जो आया उससे हमारा हो जाएगा अजमेर, ना से हमारा हो जाएगा नागौर, बी से हमारा हो जाएगा भीलवाड़ा, और टोकरी से हमारा हो जाएगा टोक। इस तरह से इस ट्रिक की मदद से हम बड़ी ही आसानी से अजमेर संभाग के जिले हैं उनके नामों को हमेशा के लिए स्थायी रूप से याद रख सकते हैं। हमारा 47वां प्रश्न है वो कि जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी राजधानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। जो महाजनपद है उनको जो उनकी राजधानियों के नाम है उनके साथ में हमको सम्मिलित करना है। तो उसकी जो हमारी बहुत ही शानदार, मजेदार और जो गजब सी ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि कवि वीवी सूरमा मरा। इस ट्रिक की मदद से हम जो महाजनपदों के नाम दिए गए हैं उनको उनकी राजधानी के साथ में सम्मिलित करेंगे। तो यहाँ पर सूचियाँ दी हुई है। जो सूची 1 है उसमें महाजनपद का नाम दिया गया है, और जो सूची सेकंड जो सूची है उसमें जो महाजनपद है उसकी राजधानी का नाम दिया गया है। तो जो पहला हमारा महाजनपद का नाम है वो है काशी, और जो राजधानी है वो है वाराणसी। दूसरा है वज्जी और वैशाली। तीसरा हमारा सुसैन, मथुरा, और जो चौथा ऑप्शन है हमारा वो है मगध और राजगृह। तो जो इनकी जो हमारी जो बहुत ही गजब सी, शानदार सी, मजेदार सी जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कवि वीवी सूरमा मरा। और इस ट्रिक की मदद से हम जो महाजनपद है और उनकी राजधानियां हैं उनके नामों को याद रखेंगे बड़ी ही आसानी से। तो कवि है तो कैसे हमारा हो जाएगा काशी, और वैसे हमारा हो जाएगा वाराणसी। और जो वीवी है, वीवी से हमारा हो जाएगा वज्जी और वैशाली। वज्जी हमारा है वो महाजनपद का नाम है, और जो वैशाली है वो राजधानी का नाम है। तो कवि वीवी और सूरमा से हमारा हो जाएगा, सूरमा में जो सूर है उससे हमारा हो जाएगा सूरसेन, और जो मैं है उससे हमारा हो जाएगा मथुरा, और मरा में जो मैं है उससे हमारा हो जाएगा मगध, और रा से हमारा हो जाएगा राजगृह। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को याद रख सकते हैं। आज का हमारा जो कि 48वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है, राजस्थान के राजसमंद जिले में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। गाइज, जो हमारा 48वां प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि जो हमारा राजस्थान राज्य है उसका जो राजसमंद जिला है उसमें कौन कौन से दर्रे हैं उनके नाम हमें बताने हैं। तो उसकी जो हमारी ट्रिक है गाय खाए रजगा।
तो इस ट्रिक की मदद से हम जो राजसमंद जिले में स्थित दर्रे हैं उनके नामों को हमेशा के लिए स्थायी रूप से याद रख सकते हैं। तो गाइस, गाय खाए रजगा, इससे हमारा जो गाय है, गाय से हमारा हो जाएगा गोरम घाट दर्रा, और खाए से हमारा खामली घाट दर्रा, और रजगा से हम याद रख सकते हैं कि यह राजसमंद जिले में स्थित दर्रे हैं जिनके नाम नीचे दिए गए हैं कि गोरम घाट दर्रा और खामली घाट दर्रा, जिन्हें कि अब आप मोबाइल स्क्रीन पर भी देख सकते हो। और जो हमारा 19वें नंबर का जो सवाल है, महाराष्ट्र में रहस्यवादी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसकी जो हमारी ट्रिक है वो है ज्ञान। तो गाइस, तो इस ट्रिक की मदद से हम याद रखेंगे कि ट्रिक है कि ज्ञान। तो जो महाराष्ट्र में जो रहस्यवादी आंदोलन थे उसके संस्थापक कौन थे? तो संत ज्ञानेश्वर महाराज है, वो महाराष्ट्र में रहस्यवादी आंदोलन के संस्थापक थे, जिसकी ट्रिक है हमारी कि ज्ञान। तो गाइज, हम इसे इस प्रकार भी जोड़कर याद रख सकते हैं कि किसी रहस्य को अगर हमें दूर करना है तो उसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, तभी जाकर हम किसी रहस्य का पता कर पाते हैं। तो जो महाराष्ट्र में जो रहस्यवादी आंदोलन था उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे संत ज्ञानेश्वर महाराज। और जो आज का हमारा आखिरी और जो 50वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो उसकी हमारी ट्रिक है, रमा ने दिल दे दिया तेजपाल को। तो गाइस, जो राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था तेजपाल ने, और वो 11वीं शताब्दी में करवाया था। और इसको हम इस प्रकार जोड़कर भी याद रख सकते हैं कि दिल दे दिया तेजपाल को। जब आप तेजपाल को दिल दोगे तो दोनों के दिल मिलेंगे तो 1 1 11 होंगे। तो 11 से हम याद रखेंगे कि 11वीं शताब्दी में जो तेजपाल है उसने जो माउंट आबू में जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है उसका निर्माण तेजपाल ने करवाया था। और रमा से हम या राजस्थान और माउंट आबू को भी याद रख सकते हैं। गाइज, जो वीडियो हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है और इसमें जो ये पर्सन लिए हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत और हार्ड वर्क लगता है गाइज, क्योंकि हमारे पास में अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है और ना ही हमारे पास में अच्छा सेटअप है। फिर भी हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिकों से इम्पोर्टेंट सवाल जो कि परीक्षा में आने की जिनकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है और जो कि एग्जाम पेपर होता है उसमें इसी तरह के प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न आपके लिए हम लेकर आते हैं गाइज। और इन प्रश्नों को और इन ट्रिकों को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो गाइज, आप सबसे विनम्र निवेदन किया जाता है कि आप सब लोग जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही पास ही जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस।